इंडिया में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और साथ ही यहाँ पर आदित्य अग्रवाल वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए तैयार है हमारे साथ। और अब आप देखिए बाजार खुलने वाले, लेकिन उससे पहले वायदा कारोबार का एक शेयर जो एक्शन में रहना चाहिए, यूनाइटेड ब्रूवरीज। ये बताएं आदित्य, इस पर क्या खरीदारी का मौका बन सकता है? हेनिकेन जिन्होंने एक बड़ी स्टेक इस कंपनी में खरीदी है, वो कह रहे हैं माल्या साहब को अब इस कंपनी के बोर्ड से बाहर हो जाना चाहिए। देखिए, आपको याद होगा जब यूनाइटेड स्पिरिट्स इतना बड़ा पैसा 550 करोड़ रुपए देकर उनको निकाल रहा था, तब भी यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर उछल गया। तो अगर इस तरह का कोई डेवलपमेंट होता है तो क्या खरीदारी के मौके बन सकते हैं यूनाइटेड ब्रूवरीज में? अनिल जी, यूनाइटेड ब्रूवरीज देखें तो काफी टाइम से एक बहुत ही नैरो बैंड में ट्रेड कर रहा है। 780 से लेकर 810 का एक रेंज है जिसमें स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक 810 815 के ऊपर निकलता है तो उस केस में डेफिनेटली एक बड़ा मूव इसमें देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक को 880 से लेकर 900 तक लेके जा सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा वेट करिए। अगर फ्यूचर्स में 815 का लेवल निकालता है तो उस केस में जरूर इसमें डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है विद टारगेट ऑफ 880 to 900 और नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 780 का। राकेश, दो फार्मा कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। ग्लेनमार्क फार्मा के एक ओरल सॉल्यूशन है, उसको यूएस एफडीए की मंजूरी मिली है और साथ ही सिप्ला की एक टैबलेट भी है, उसको भी मंजूरी मिली है। ये बताइए, चार्ट देखकर लगता है कि तेजी बन सकती है, ऊपर जा सकते हैं, या फिर उछाल में बिकवाली करने की राय है आपकी? कैसे अप्रोच करेंगे इन दोनों शेयरों को? देखिए हेमंत जी, अगर टेक्निकली आप देखें तो फार्मा स्पेस में कहीं भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। सिप्ला का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है। स्टॉक में ऊपरी स्तरों पे देखिए 540 के अराउंड स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 540 को तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन करता है तब ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। एल्स जब तक 540 के नीचे है, हर रैली को यूज करना चाहिए पोजीशन से निकलने के लिए। ग्लेनमार्क में भी देखें तो 840 845 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। कोई भी उछाल आता है तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर स्टॉक 842 के ऊपर ब्रेकआउट लेता है और सस्टेन करता है तब स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल होगा, तब बाइंग करनी चाहिए। एल्स सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है। ओके, सेल ऑन रैली ये है स्टॉक इस वक्त तमाम फार्मा शेयरों पर राय बनती है। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। पहले बता दूं आपको, एसजेएक्स निफ्टी 60 अंकों की दमदार मजबूती। अब आइए, अच्छा ये 60 अंकों की मजबूती बिना किसी प्रीमियम के, लेकिन आज प्रीमियम बढ़ेगी क्योंकि कल 28 पॉइंट की प्रीमियम थी निफ्टी फ्यूचर्स में, जो घटकर रह गई 0। अब आज प्रीमियम बढ़ने वाली, तो शायद हम 7550 के थोड़ा नीचे खुलेंगे या उसके आसपास खुलेंगे। आज शंघाई में रिकवरी है, 1.5% की मजबूती। हांगकांग 0.5% मजबूत है। निक्केई कमजोर है, लेकिन निक्केई से हमें फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी डॉलर की वजह से अलग उनकी दिक्कतें हैं, ये इनकी दिक्कतें, तो वो कमजोर है। बाकी बाजारों को देखिए और बाकी बाजारों में मजबूती का माहौल है। 66.75 ये था कल का रुपए का क्लोजिंग का लेवल, 4% की मजबूती के साथ। अगर आज कुछ और मजबूती बढ़ जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए शुरुआत करते हैं। आ गई है पहली टिक आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी में देखिए शुरुआत हुई है 17 अंक ऊपर सेंसेक्स पर और 21 अंक ऊपर निफ्टी पर शुरुआत होती दिख रही है। क्या मजबूत दिख रहा है निफ्टी में इस वक्त? गेल 3% मजबूत, एचडीएफसी बैंक 3% मजबूत, 2% मजबूत है टाटा स्टील। आइडिया में तेजी दिख रही है। आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक ये स्टॉक्स हैं जो थोड़े बहुत हरे निशान के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। कमजोर क्या है? बीपीसीएल 3% नीचे, टूट के उछाल का थोड़ा सा असर प्री ओपनिंग सेशन की टिक पर दिख रहा है। रुपए की शुरुआत होने वाली है। 66-62 ये है लेवल, 12 पैसे की और मजबूती बनती हुई दिखी। तो काम 69 25 पैसे 30 पैसे के आसपास थे रुपए पर, और वहां से लगभग 2.5 रुपए कवर हो चुके। तो बहुत ही बेहतरीन रिकवरी रुपए में आती हुई दिखे। तो रुपए में भी अच्छे लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। एक तो डॉलर कमजोर है, ऊपर से हमारे इक्विटी मार्केट में डॉलर्स आ रहे हैं। एफआईज लगातार इस महीने खरीदारी कर रहे हैं, पूरे के पूरे महीने। ये करेंसी मार्केट को मजबूती दे रहा है। तो ये एक रुझान इस वक्त आपके लिए। स्टॉक्स जो एक्शन में रहने वाला है, कमजोरी की तरफ बड़ी मुश्किल से राय दे रहे हैं राकेश, इसलिए उनसे पूछता हूं, आरकॉम चार्ट पर कमजोर है क्या? क्योंकि ये इनके टावर बिजनेस को बेचने की बात काफी लंबे समय से चल रही थी। आज रिपोर्ट ये आ रही कि टीपीजी ग्रुप जो कुछ भी पहले वैल्यूएशन थे उससे काफी कम बता रहा है। इसके लिए शॉर्ट करना चाहिए कहीं ऊपर के लेवल्स पे या बाय ऑन डिप से? ही नहीं अनिल जी, एज ऑफ नाउ बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव चीज ये है कि नीचे में 49 रुपीज के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है और स्टॉक ने लगभग डे बिफोर यस्टरडे वहीं से एक रिबाउंड दिखाया था। बट एज ऑफ नाउ नई पोजीशंस को अवॉइड करना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में। ऊपर में अगर 53 के ऊपर निकलता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल होगा, तब बाइंग करनी चाहिए। एल्स नीचे में अगर 49 के लेवल्स को स्टॉक डिसाइसिवली तोड़ता है तब एक फ्रेश शॉर्टिंग करनी चाहिए। ओके, चलिए
इसके अलावा देखिए प्री ओपनिंग सेशन में जो इस समय भाव आ रहे हैं उसमें आज भी फार्मा कंपनियों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा दिन हो सकता है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो लाल निशान के साथ कारोबार करेंगे, इसके संकेत अभी मिलते हुए। आईटी सेक्टर आज मजबूती के साथ ट्रेड करेगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। टीसीएस 2% ऊपर, इवन इन्फोसिस देखिए 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो आईटी सेक्टर काफी दिनों से कमजोर प्रदर्शन दिखा रहा था या ठंडा प्रदर्शन दिखा रहा था, आज वापस एक्शन में आ सकता है। और मयूरेश, आपसे राय लेना चाहूंगा आईटी सेक्टर, ये बताइए कोई स्टॉक है जो आपको पसंद है इस पूरे क्षेत्र में, जहां आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की, क्योंकि काफी सस्ते वैल्यूएशंस पर ये शेयर मिल रहे हैं? बिल्कुल हेमंत जी, और जैसे अगले 4 से 6 क्वार्टर की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं डॉलर टर्म्स और रुपी टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ की, अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है। और इसकी मुख्य वजह यही है, जैसे क्लाइंट माइनिंग एक्टिविटीज इंप्रूव हो रही हैं, जैसे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो ये क्वार्टर में आई थिंक डिसाइड होती है। काफी हद तक काफी मैनेजमेंट्स ने यही दर्शाया है कि आई थिंक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग शुड बी मेंटेन एंड इंक्रीज ग्रेजुअली गोइंग फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्टिव नीश सेगमेंट्स होते हैं, बीएफएसआई हो, रिटेल हो, लाइफ स्पेसेस हो, लाइफ साइंसेज हो, मुझे लगता है सारे क्षेत्र में जो जो कंपनी आई थिंक प्रेजेंट है, आई थिंक, और स्पेशली द लार्जर वन शुड डू वेल। मेरे ख्याल से आई थिंक एचसीएल टेक इज समथिंग दैट आई कंटिन्यू टू लाइक, आई प्रेफर दैट कंपनी एज वेल। जैसे इनकी इंजीनियरिंग सर्विसेज की एक जो कंट्रीब्यूशन है आगे जाते वक्त बढ़ेगी, आई थिंक जो मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखेगी सब्सटैंशियल होगी। एवरी क्वार्टर दे आर विनिंग डॉलर डील्स इन एक्सेस ऑफ $1 billion इन टर्म्स ऑफ टीसीवी, जो काफी एक्रेटिव होता है ऑर्डर बुक सस्टेन और बिल्ड करने के लिए। और उनके जो कोर बिजनेसेस हैं, आईएमएस हो या एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिस्टम्स हो, those businesses are doing pretty well as well. तो मुझे लगता है आई थिंक क्लाइंट एडिशन इज स्ट्रॉन्ग, यूटिलाइजेशन लेवल्स काफी स्टेबल है, एट्रिशन लेवल्स आर मैनेजेबल, और जहां तक वैल्यूएशंस एचसीएल टेक के काफी अट्रैक्टिव है। तो आई थिंक लंबे समय के निवेशक बिल्कुल ये स्टॉक को देख सकते हैं। ओके, खरीदारी करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। यहां पर आईटी शेयरों में ये राय आती हुई दिख रही, लेकिन वो तो लॉन्ग टर्म की बात है। आपको सिर्फ आज खरीदारी करनी है या फिर बिकवाली भी करनी है, तो फिर कौन से वो बेहतरीन स्टॉक है जहां पर आज आप ये मौका ढूंढ सकते हैं। और ये हम हमेशा आपको बताते हैं सुबह 7:30 से 8 के बीच में स्टॉक 2020 के मैच में। मिस कर दिया है तो देख लीजिए इस वक्त रिकैप। पूरी की पूरी टीम किस तरह से बनकर आई है। आज रिलायंस कम्युनिकेशन, एमटीएनएल जैसे टेलीकॉम कंपनियों को में एक तेजी देखने को मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक छोटी राहत दी है टेलीकॉम कंपनियों को कॉल ड्रॉप पेनल्टी मामले पर, उसके चलते एक्शन देखने को मिलेगा पॉजिटिव साइड पर। कि इंडिया में तेजी देखने को मिलेगी। कच्चे तेल में एक बड़ा उछाल फिर से ओवरनाइट देखने को मिला है। जैन इरिगेशन, डीबी रियल्टी, ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको महाराष्ट्र बजट से फायदा हो सकता है। अगर किसी तरह के इरिगेशन के स्टॉक्स का अनाउंसमेंट हो या फिर रियल एस्टेट में किसी तरह के एफएसआई की इंक्रीज की बात अगर बजट में निकल कर आती है महाराष्ट्र के, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। डिपेंडेबल के तौर पर एससीआई को शामिल किया है। नितिन गडकरी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोपहर में होने वाली है, ये एक और बड़ा ट्रिगर है जिसके चलते इस स्टॉक में तेजी बन सकती है। साथ ही 2 मेटल स्टॉक्स टाटा स्टील, वेदांता, इनको टीम में शामिल किया है। ओवरनाइट जिस तरह से हमने देखा है कि बड़े कमोडिटीज और मेटल स्टॉक्स में एक रैली बनी है विदेशी बाजारों में, उसका फायदा यहां पर मिलेगा। टेक सॉल्यूशंस एक ऐसी आईटी कंपनी जो फार्मा सेक्टर की दिक्कतें सॉल्व करने के लिए जानी जाती है और फार्मा सेक्टर मुश्किलों में है, यहां पर नजर रखिएगा। साथ ही डीएलएफ एक और ऐसी कंपनी है जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहेगी। फटाफट से हमारे शेयर देखिए, आज हमने कमोडिटी के सभी सेगमेंट्स के शेयर उतारे हैं और इसमें आप सबसे पहले एमओएल के अंदर होगा क्योंकि यहाँ पे 48 एकड़ इनको लैंड भी मिली है। साथ ही खनिज की एक्टिविटीज भारत के अंदर काफी तेजी से बढ़ रही है तो इसको फायदा होगा। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि सिल्वर के दाम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेड जिंक के साथ साथ सिल्वर के बिजनेस में भी है तो हिंदुस्तान जिंक को भी बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट पर भी ध्यान रखें, डीजल के दाम बढ़ने से आगे चल के सीमेंट की लोडिंग बढ़ेगी और इसके भी दाम बढ़ाए जा सकते हैं, तो वैसे भी बड़े हैं, आगे चल के और सीमेंट के दाम बढ़ने की फायदा होगा जेके लक्ष्मी सीमेंट को। चेन्नई पेट्रो पे आप ध्यान रखें क्योंकि रिफाइनरी मार्जिन्स लगातार काफी तेजी से सुधर रहे हैं, कच्चा तेल तेज है। इसके अलावा अगर आप देखें तो केएसके एनर्जी पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कोल लिंकेज अगले 2 से 3 महीने में मिल जाएगा। ये ऑपरेशन और जनरेशन दोनों के बिजनेस के अंदर है, इसका बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही आप रेन इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखें, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको आता हुआ दिखेगा क्योंकि जिस तरह के दाम बढ़ रहे हैं कमोडिटीज के अंदर, रेन इंडस्ट्रीज का बड़ा बेनिफिशियरी है। इसके अलावा टाटा कॉफी के अंदर दाम आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, 3% इंटरनेशनली कॉफी के दाम बढ़े हैं। इसके अलावा जीएससीएल सोडा ऐश के दाम बढ़ रहे हैं, 10% आगे और बढ़ सकते हैं। बजाज हिंदुस्तान के अंदर वापस पुल बैक कर सकता है। शुगर 5% इंटरनेशनल मार्केट में करीब बढ़ता हुआ दिखा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ हद तक हमने और शेयर में उतारा हुआ है हिंदुस्तान कॉपर का शेयर, कॉपर के अंदर भी हमने काफी तेजी से दाम बढ़ते हुए दिखे, इसका बेनिफिट भी आपको जरूर आते हुए दिखेगा।
तो तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो इंट्राडे में आज आपको मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं, इस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। साथ ही नजर रखिए आज फिर से सीमेंट कंपनियों पर। ये हफ्ता देखिए आप, बेहद शानदार रहा है सीमेंट सेक्टर के लिए। अंबुजा सीमेंट जैसे शेयरों ने इस हफ्ते 9% तक की तेजी दिखाई है। कल भी हम देख रहे थे ये सेक्टर में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही थी। और राय लेना चाहूंगा फिर चार्ट्स पर। राकेश, आपसे ये बताइए, ये मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है? चार्ट्स कौन सी सीमेंट कंपनी के सबसे ज्यादा मजबूती भरे लगते हैं आपको? देखिए हेमंत जी, एंटायर सीमेंट स्पेस के जो स्टॉक्स हैं सबके चार्ट्स काफी अच्छे लगते हैं, चाहे वो इंडिया सीमेंट हो, अंबुजा सीमेंट हो, एसीसी हो, बट इनमें एक अच्छा इजाफा ऑलरेडी देखने को मिला है, स्पेसिफिकली काउंटर्स लाइक अंबुजा सीमेंट। मेरा तो मानना है कि अंबुजा सीमेंट के अंदर तो मौजूदा स्तरों पर पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। अगर ऊपर में 222, 225 के लेवल्स मिलते हैं, किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए, करेक्शन पे स्टॉक को बाय करना चाहिए। पिछले कल के सत्र में उससे पहले भी इनके अंदर एक अच्छा मूव बन चुका है। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो नई पोजीशन मौजूदा स्तरों पे अवॉइड करनी चाहिए। ओके, फिलहाल अवॉइड करें। अंबुजा सीमेंट में कल की बड़ी तेजी के बाद ये राय है राकेश की, लेकिन देख लेते हैं राय बड़े ब्रोकरेज हाउस किस तरह की दे रहे हैं और किन शेयरों पर दे रहे हैं। और हमेशा की तरह ये तमाम रिपोर्ट्स एक साथ लेकर आई है, हमारे साथ जुड़ रही है नीति बताइए पहले तो भारतीय एयरटेल और दूसरा है टीसीएस, इन शेयरों पर किस तरह की राय आई आज? भारतीय एयरटेल पर सीएलएसए दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म निवेश करने की सलाह दे रहा है। कल इनका वीडियोकॉन के साथ जो 6 अतिरिक्त सर्कल में स्पेक्ट्रम का करार हुआ है, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अब इनकी जो 4G कवरेज है वो 90% से ज्यादा हो जाएगी और जो 93% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करेगा रेवेन्यूज में। निवेश करके चलिए, मौजूदा भाव से 16% के अपसाइड पोटेंशियल के लिए उन्होंने लक्ष्य दिया है। 395 रुपए तक के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करना चाहिए भारतीय एयरटेल में, कह रहा है सीएलएसए। टीसीएस पे आज चौथी तिमाही के नतीजों के दम पर काफी सारी आज रिपोर्ट्स आई है। मैक्वायरी और क्रेडिट स्विस दोनों ही निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। बेहतरीन नंबर आने वाले हैं, ऐसा दोनों का ही मानना है। चौथी तिमाही में 50% से ज्यादा इनके जो क्लाइंट्स हैं वो ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और इनका अनुमान है कि आगे चल के भी डिजिटल स्पेस पे फोकस करेंगे। निवेश करने की सलाह दे रहा है मैक्वायरी। 2,975 रुपए तक का लक्ष्य मैक्वायरी ने दिया है, मौजूदा भाव से 26% की ऊपर है। और आउट परफॉर्म की रेटिंग क्रेडिट स्विस भी दे रहा है, जो कि मौजूदा भाव से 23% के एक अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। 2900 तक के लक्ष्य आपको टीसीएस जरूर दिखा सकता है। ओके, टीसीएस ये स्टॉक पर नजर रखिएगा। इसकी एनालिस्ट की मीट हुई थी कल देर शाम, उसके बाद ये रिपोर्ट आती हुई। लेकिन ये बताइए नीति, और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर हैं, ब्रोकरेजेस ने जहां पर बुलिश या बेरिश कॉल्स दिए? ल्यूपिन सबसे पहले आज काफी सारे ब्रोकरेजेस अब रिपोर्ट्स निकाल रही हैं। सीएलएसए डाउनग्रेड कर रहा है, जो इनकी यूनिट है गोवा की, उसमें जो 9 ऑब्जर्वेशंस आए हैं उनमें से 2 ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जो कि दोबारा यूएसएफडीए ने दिए हैं। ये काफी ज्यादा क्रिटिकल है, इनको सॉल्व करना ज्यादा अहम होगा। बाय यानी खरीदारी से इसकी रेटिंग घटा करके अंडर परफॉर्म की कर दी है। 2162 का इनका लक्ष्य था, जिसको इन्होंने घटा करके 1800 का कर दिया। हालांकि मौजूदा भाव से अभी भी 8 से 10% का ऊपर का ही भाव है, लेकिन याद रखिए 12 महीने का भाव है। यूएसएफडीए के जो अप्रूवल्स है उनमें देरी हो सकती है, स्पेशली जो ये अनसर्टेनिटी है इसके चलते ये अब अगले 2 साल का ईपीएस अनुमान 9% घटा रहे हैं। बड़ा डाउनग्रेड है ईपीएस के दम पर ल्यूपिन पर सीएलएसए का। टोरेंट फार्मा पे आज एक अपग्रेड का कॉल आया है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग इसकी कर रहा है, न्यूट्रल से बढ़ा करके। टारगेट प्राइस इन्होंने 1500 का दिया है। दरअसल यूएस और भारत दोनों की ही जो कारोबार का प्रदर्शन है वो बहुत बेहतर है और यूएस में बहुत ही क्लीन एफडीए स्टेटस इनको मिला हुआ है। आगे भी इनको और ग्रोथ की उम्मीद है। 1500 तक के लक्ष्य के लिए मौजूदा भाव से 19 से 20% के एक ऊपर के भाव के लिए आपको निवेश करना चाहिए टोरेंट फार्मा में, कह रहा है क्रेडिट स्विस। तो इंटरेस्टिंग, ढेर सारे आज फार्मा स्टॉक्स न्यूज में भी हैं और साथ ही व्यूज में भी। शुक्रिया नीति आपका ये अपडेट हमें देने के लिए। एलटी फूड, इसके चार्ट पर एक राय ले ली जाए क्योंकि 6% मजबूत दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में ये शेयर। राकेश बताएं, जो लीवर का इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस जो है चावल का, वो खरीद रहा है और कुछ ब्रांड्स खरीद रहा है, 3 ब्रांड्स एक्चुअली, 25 करोड़ रुपए में एलटी फूड्स। इसके दम पर यहां तेजी हो रही है, क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, चार्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से मजबूत है। नीचे में 220, 221 एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में 236 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है और टेक्निकली ऐसा लगता है कि 236 का बैरियर टूट सकता है। अगर 236 का बैरियर ऊपर में टूटता है तो ऊपर में 254, 253 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 220 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बाइंग की जा सकती है।
चलिए, तो इस स्टॉक पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड्स अब सेटल होते हुए, और निफ्टी में अगर आप देखें तो टॉप 5 गेनर्स में काफी सारे शेयर कमोडिटी रिलेटेड हैं, और उसमें मेटल्स देखिए आज डोमिनेट करेगा ऐसा दिख रहा है। वेदांता, माइनिंग स्टॉक्स जिस तरह से ग्लोबली अच्छा प्रदर्शन दिखा चुके हैं। हिंडाल्को देखिए 1.25% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। केन इंडिया में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कच्चे तेल ने जिस तरह से अच्छा उछाल दिखाया, और उसके बाद देखिए आज भारती एयरटेल CLSA के जो बड़ा अपग्रेड है उसका फायदा मिलेगा। टेलीकॉम शेयरों पर नजर रखिए। भारती के अलावा आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन करीब 2% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। और आप उसके और मिड कैप्स में जाएं तो MTNL जैसे स्टॉक्स भी 2.5% मजबूती के साथ खुलेंगे। और नीचे जाएं ITI जैसे शेयर भी मजबूती के साथ खुलेंगे। तो टेलीकॉम पैक हर तरफ से आज फोकस में रहने वाला, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन कच्चे तेल में जो उछाल देखने को मिला उसका फायदा जरूर केन इंडिया जैसे शेयरों को मिलेगा। लेकिन खराब खबर है ये फिर जेट एयरवेज के लिए या फिर दूसरी एविएशन कंपनियों के लिए। क्या एग्रेसिव ट्रेडर्स को शॉर्ट करना चाहिए राकेश, या अवॉइड करेंगे जेट एयरवेज को? कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए इन स्टॉक्स में अगर आप हेमंत जी चार्ट पे देखें तो बिल्कुल भी तेजी नहीं बनी है। स्टॉक करेक्शन के अंदर चल रहे हैं और ट्रेंड डाउन है। जेट एयरवेज में देखें तो 540, 543 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर कोई शॉर्ट करना चाहे तो टेक्निकली सेल है स्टॉक 543 के स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे में नेक्स्ट सपोर्ट अगर आप देखें तो 488, 490 के अराउंड आता है। ओके, तो ये है राय इस वक्त जेट एयरवेज पर। थोड़ी कमजोरी, थोड़ा दबाव इस वक्त साफ आपको नजर आएगा। बाजारों की खुलने की तैयारी, उससे पहले बता दें आपको धानु का एग्रीटेक भी 5% ऊपर नजर आ रहा है। कम वॉल्यूम वाला स्टॉक है, हालांकि यहाँ पर थोड़ी तेजी होती दिख रही है। टेक सॉल्यूशंस ये स्टॉक है जिस पर नजर रखिए 2% मजबूत है। हेमंत, आपकी टीम में शायद ये शामिल था फ्री हिट बल्लेबाज, तो यहाँ पर नजर रखिए, यहाँ पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। ITNL एक और स्टॉक है जहां पर तेजी होती दिख रही है। मोइल एक और स्टॉक है 2% मजबूत है, जहां पर मध्य प्रदेश में इन्हें बड़ी लंबी चौड़ी लीज मिली है वहां की सरकार से माइनिंग करने के लिए, उसका असर दिखेगा। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, जैन इरिगेशन, जयकॉप, ये तमाम शेयर आज महाराष्ट्र के बजट के चलते एक्शन में रह सकते हैं, इन पर नजर रखें। लेकिन स्टार जो इस वक्त सेक्टर दिख रहा है शुरुआती कारोबार में, वो तो टेलीकॉम ही है। भारतीय आइडिया आज की मजबूती को लीड कर सकते हैं निफ्टी की। 52 अंक ऊपर आपको दिखेगा इस वक्त निफ्टी, और 22 अंक माफ कीजिएगा, और 52 अंक दिख रहा है सेंसेक्स। एक्चुअली जितना सेंसेक्स मजबूत है उतना निफ्टी होना चाहिए एसजेक्स के हिसाब से, तो लेकिन हम उतने मजबूत है नहीं। और उसका रीजन मैं आपको वही बता रहा था कि देखिए 28 पॉइंट की प्रीमियम घट के रहेगी 0 कल। तो अगर आप निफ्टी में ये सोचें कि आज 15-20 पॉइंट की प्रीमियम वापस बनेगी, तो फिर वही लेवल आ गया 7555 के आसपास का, जहां पर एसजेक्स निफ्टी। तो ऐसा मत समझिए कि हम बहुत कमजोर खुल रहे हैं। एसजेक्स निफ्टी प्रीमियम को एडजस्ट कर रहा है, वो ध्यान में जरूर रखना चाहिए। मिड कैप इंडेक्स में 1/4% से ज्यादा की मजबूती है। रुपए की मजबूती बरकरार है, आज भी 15 पैसे के आसपास मजबूत रुपया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो वहां से संकेत अच्छे ही हैं। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस देखते हैं 7575, 7600 की तरफ आज हम खुलने के बाद बढ़ पाते हैं या नहीं। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी। सेंसेक्स और निफ्टी पर हरे निशान के साथ शुरुआत। 70 अंक मजबूत है सेंसेक्स, निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत की है हमने 7540 पर। 80 अंकों की तेजी सेंसेक्स में नजर आएगी। मजबूत क्या है? टॉप गेनर है वेदांता, टाटा स्टील, जमकर खरीदारी, हिंडाल्को, दुनिया भर में जो मेटल शेयर भागे उसका फायदा मिल रहा है। उसके बाद टेलीकॉम शेयर, आइडिया, भारती दमदार प्रदर्शन करते हुए। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत, टाटा मोटर्स मजबूत, 1% ऊपर खुलता हुआ। केन इंडिया में फिर से 1.5% का उछाल, तो ये शेयर है मजबूती की तरफ। कमजोर क्या है? लुपिन सन, डॉक्टर, तीनों ही कमजोर। यहां पर अभी भी कहीं कोई राहत नहीं इन तमाम शेयरों के लिए। आइए वायदा कारोबार में बता दूं आपको कौन से शेयर एक्शन में है। सिंडिकेट बैंक सबसे बड़ा लूजर, 2% नीचे। टाटा कॉम 2% नीचे। जैन इरिगेशन थोड़ा सा नीचे खुलता हुआ दिख रहा है, ये स्टॉक से एक्शन में। मजबूत क्या है? क्रॉम्पटन को मिला है $35 मिलियन का ऑर्डर, 2.5% मजबूत। टोरेंट फार्मा पर अपग्रेड CS का 2.5% मजबूत। UPL 2% ऊपर। जिंदाल स्टील एंड पावर यहां पर 2% की मजबूती। JSW एनर्जी 2% मजबूत। तो ये कुछ एक स्टॉक्स एक्शन में पॉजिटिव साइड पर। बिल्कुल आज, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। ये अच्छा प्रदर्शन इस समय नहीं दिखा रहे, खासतौर पर कोटक महिंद्रा बैंक लाल निशान में ट्रेड करता हुआ। फेडरल बैंक में दबाव है। सिंडिकेट बैंक में खबरों के दम पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो एजेंसीज हैं वो बुला बुला के बैंक से बातचीत कर रही हैं, वो एक नेगेटिव है। साथ ही फार्मा सेक्टर देखिए आज फिर से कमजोर है।
ल्यूपिन सीएलएसए ने जो डाउनग्रेड किया है, लेकिन ये हफ्ता इसके लिए काफी मुश्किल भरा रहा, 9-10% गिर चुका है। आज का दिन भी कोई अच्छा नहीं। सन फार्मा के लिए भी मुश्किल भरा दिन, 1.25% कमजोरी के साथ इसने भी दिन की शुरुआत कर दी है। बायोकॉन, औरोबिंदो फार्मा, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो लाल निशान के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। जेट एयरवेज, जैसा कि हम कह भी रहे थे, एटीएफ की दाम शायद बढ़ सकते हैं। कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने को मिला है, आप देखिए जेट एयरवेज का शेयर भी 0.5% कमजोरी के साथ आज के सत्र में ट्रेड करता हुआ, लेकिन तेजी देखने को मिल रही है टोरेंट फार्मा में। जी हाँ, ये वो ऐसा स्टॉक है जिसको क्रेडिट स्विस ने आज अपग्रेड किया है। तो फार्मा सेक्टर में कुछ स्टॉक्स हैं जो अपग्रेड के चलते अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, बड़ा अपग्रेड है। और आप देखिए जिस तरह से उन्होंने टारगेट्स को एग्रेसिवली इंक्रीज किया है, 3% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन सेक्टर ऑफ द डे तो साफ तौर पर इस समय टेलीकॉम ही दिख रहा है। बिल्कुल। आइडिया 2% मजबूत, भारती एयरटेल, सीएलएसए का अपग्रेड का फायदा, इवन एमटीएनएल जैसे स्टॉक्स, आईटीआई जैसे शेयर देखिए, छोटे छोटे स्टॉक्स, वहां पर भी एक बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है आज के सत्र में। तो साफ तौर पर मजबूती आती दिख रही है इन तमाम शेयरों पर। बाजार की मजबूती बढ़ती हुई दिख रही है। सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स, 100 अंक ऊपर 101, नो डाउट। और साथ ही 30 अंक ऊपर है निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की मजबूती। बैंक निफ्टी देखिए 15,500 के पार निकल गया है। अब यहां पर भी तेजी होती दिख रही है। जो मैं बात कर रहा था, एक बार मैं आपको बताऊं निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह की सिचुएशन। प्रीमियम देखिए निफ्टी में बढ़ी है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि निफ्टी कैश में है 25 अंक ऊपर और फ्यूचर में है 40 अंक ऊपर, यानी कि 15 पॉइंट की प्रीमियम तो आ गई आपके लिए निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में 52 अंकों की तेजी यहां पर है कैश में और 90 अंकों की तेजी, यानी कि लगभग 35 अंकों की प्रीमियम यहां बन चुकी है। और ये भी तब जबकि जो क्लोजिंग आई है वो बड़ी एडजस्ट होकर ऊपर की तरफ आई है। अदरवाइज तो हम कल दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुए थे। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स जिन्होंने कल पोजीशन बनाई, उनको बाजार थोड़ा सा आज एक्शन में रिवॉर्ड करता हुआ दिखा, ये अच्छी बात है। आइए कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में उन पर एक बार नजर डाल दे। कोटक महिंद्रा बैंक, ये स्टॉक आपके सामने हाजिर किया जाए। कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ वॉल्यूम होता दिख रहा है, मेरी स्क्रीन पर वॉल्यूम पॉपअप आया है। जी हाँ, 2 बड़े सौदे हुए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के काउंटर पर, और ये दोनों ही सौदे हुए बीएसई पर। बीएसई पर आपके सामने हाजिर करते थे कि कितना वॉल्यूम हुआ है, 33 और 7, 40 लाख शेयरों का कारोबार हो गया अभी अभी यहां पर। और 1/4% हिस्सेदारी कोटक महिंद्रा बैंक की बदली है, 650 रुपए 50 पैसे। जहां तक मुझे याद है कोटक महिंद्रा बैंक में जनरली जब भी बड़े सौदे होते हैं, वॉल्यूम होता है स्टॉक में, एक अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। तो आज कोटक महिंद्रा बैंक में 650 रुपए 50 पैसे पर लगभग 40 लाख शेयरों का कारोबार हो गया। एक राय फटाफट ले लें। बिल्कुल। आदित्य खरीदेंगे आप? वेल अनिल जी, कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ से देखें थोड़ा सा साइडवेज तो निगेटिव लग रहा है। कल के सेशन में ऊपरी स्तर से एक अच्छी सेलिंग देखी थी, और साथ ही साथ वो जो करेक्शन हुआ था कल के सेशन में, उसमें हमने एक अच्छा खासा एक शॉर्ट बिल्डअप देखा था, करीब 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था कल के सेशन में। तो हमको लगता है कि यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा दबाव में रहेगा और नीचे में 635 से लेकर 630 तक के स्तर दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस करंट लेवल स्पेस में एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 662 और नीचे में 630 के टारगेट रहेंगे। ओके, चलिए। तो कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने को मिला था, केन इंडिया को तो फायदा मिला है। अनिल बता रहे थे इरोस इंटरनेशनल के जो पीएलसी है, जो फॉरेन में लिस्टेड कंपनी है, जिसको में करीब 20-21% की तेजी देखने को मिलती। देखते हैं घरेलू बाजार में किस तरह से ओपन हुआ है। जी हाँ, 11% मजबूती के साथ देखिए ये शेयर इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप नजर रखें कुछ और ऐसे स्टॉक्स पर जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार का फायदा मिला है, वेदांता, केन के अलावा हिंडाल्को और अनिल सीमेंट कंपनियां आज भी देखिए अच्छी तेजी दिखा रही हैं। ये हफ्ता अगर एक सेक्टर जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया है तो वो सीमेंट सेक्टर रहा है। अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक, ये पूरा का पूरा पैक मजबूत होता हुआ आज भी दिख रहा है। ये बताइए जिस तरह से पोजीशंस बनी आदित्य, कोई स्टॉक आपको लग रहा है तेजी करने लायक हो? राकेश कह रहे हैं कि जिनके पास है उनको निकल जाना चाहिए, क्या संकेत मिल रहे हैं आपको वायदा बाजार में भी ऐसे? सीमेंट सेक्टर में देखें तो काफी लंबे अवधि के बाद काफी टाइम से कंसोलिडेशन में थी, अभी इसमें एक मूवमेंट आना शुरू हुआ है। पिछले 3 से 4 दिन के अंदर काफी अच्छा मूव देखा है हमने सारे सीमेंट सेक्टर्स में, और हमको लगता है कि यहाँ से जो मूव चालू हुआ है थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। हमने अभी देखा है कि कल के सेशन में अंबुजा सीमेंट में काफी अच्छी लॉन्ग पोजीशन थी, एसीसी, अल्ट्राटेक, इन दोनों स्टॉक्स में भी एक हमने लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखी थी। तो हमको लगता है कि यहाँ से और 5 to 7% का अपमूव देखने को मिल सकता है। हमारा टॉपिक रहेगा सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक सीमेंट। इसमें काफी लंबी अवधि के बाद इसने 3030 के एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। कल के सेशन में करीब 3% शेयर ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए थे, आज वापस हमने इसमें अपमूव आते हुए देखा है। तो हमको लगता है ऊपर में 3150 तक के स्तर अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल पे इसमें एक लॉन्ग बनाकर चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2990।
ओके 2990 2990 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। यहां पर ये राय आती दिख रही है। यूरोस इंटरनेशनल 12% मजबूत हो चुका है और एलटी फूड 7% ऊपर, धानुका एग्री 5% ऊपर। हेमंत ऐसा लग रहा है जहां भी खबर है किसी भी कैश के स्टॉक में वहां पर दमदार तेजी होती दिख रही है, अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है, तो बढ़िया बात है। चलिए कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन तो है बिल्कुल मारुति, लेकिन देखिए कल भी हमने देखा दबाव है, फिर दबाव है आज फिर से दूसरे दिन लगातार। देखिए डॉलर जिस तरह से कमजोर हुआ, येन में जो मजबूती है वो दरअसल सता रही है ऐसा लग रहा है। और आप देखिए निकाई के बाजार भी अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा है। मारुति के चार्ट देखकर बताइए राकेश, आज किस तरह का ट्रेड बनता है कि शॉर्ट साइड पर यहाँ पर, या आपको लगता है कल की गिरावट के बाद अब खरीदारी करनी चाहिए? कैसे अप्रोच करेंगे इसे? स्टॉक एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है और कल के सत्र में हमने इस स्टॉक के अंदर एक ऊपर से रिवर्सल आते हुए देखा था। टेक्निकली को बहुत बड़ी गिरावट नहीं लगती है, बट किसी तरह की बाइंग भी नहीं करनी चाहिए। अगर ट्रेडिंग का नजरिया तो उछाल पे बिकवाली करना ही बेहतर रहेगा। उछाल में बिकवाली, उछाल आनी तो चाहिए लेकिन दिक्कत वही कि उछाल आती तो इतनी जल्दी वापस गायब हो जाती है कि लोग जब तक एक्शन ले सोचे कि क्या करें तब तक बिल्कुल निकल जाता है हाथ से मामला। वेदांता 3% मजबूत है, हिंडाल्को 2% मजबूत है, जेएसपीएल, सारे मेटल्स मजबूत है। इनमें से क्या खरीदेंगे आदित्य अब आप ये दमदार ओपनिंग के बाद? अगर मेटल सेक्टर में देखें तो काफी अच्छी रैली के बाद 4-5 दिन से कंसोलिडेशन फेज में थे, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी काफी बुलिश है। मेटल सेक्टर में हमारा टॉपिक रहेगा इस समय हिंडाल्को में देखें तो अपने एक ट्रेंडलाइन सपोर्ट था 78 के आसपास, उसको उसने टेस्ट किया, वहां से वापस पुल बैक देखने को मिला है। तो हमको लगता है कि हिंडाल्को वापस 87 से लेकर 88 तक के लेवल दिखा सकता है, तो इसमें हिंडाल्को में एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 78। चले तो हिंडाल्को में लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट कर सकते हैं। आज संदीप जो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े थे कुछ देर पहले, वो कह रहे थे भेल को खरीदिए। आप देखिए जबरदस्त तेजी भेल के शेयर में होती हुई नजर आ रही। जी हाँ, आप देख सकते हैं करीब भेल इस समय 1.25% मजबूत, 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है, तो अच्छी तेजी भेल में बनी है। और वो कह रहे थे कि कैपिटल गुड्स के लिए जो पॉलिसी अनाउंसमेंट होना है उसके ऊपर सबकी नजरें बनी हुई हैं। दरअसल कल भी हम देख रहे थे छोटे छोटे स्टॉक्स थे वोल्टैम जैसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। आइए और कुछ स्टॉक्स देखते हैं जो आज हमारे एक्सपर्ट्स ने सुझाए हैं वो किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जैन इरिगेशन का डीवीआर पर भी वो बुलिश थे, इस शेयर को भी लाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे किस तरह की तेजी देखने को मिल रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र का बजट आने वाला है और एक्सपेक्टेशन ये है कि इरिगेशन सेक्टर के ऊपर शायद कुछ फोकस बनता हुआ नजर आए। 4.5% मजबूती के साथ ये शेयर भी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, राकेश, वो कह रहे थे डीएचएफएल में बिकवाली करनी चाहिए, आईटीसी में खरीदारी करनी चाहिए, मन्नापुरम ये वो एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय है। तो इन शेयरों पर भी आपको आज नजर बनाकर जरूर रखनी चाहिए। आज आईटी सेक्टर देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। टीसीएस 1.5% मजबूती के साथ इस समय खड़ा हुआ है। विप्रो में 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। मयूरेश कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये सेक्टर इस समय काफी अच्छा लग रहा है उनको, लेकिन चार्ट्स पर राकेश कोई शेयर आपको लग रहा है कि अब गिरने के बाद थोड़ा संभल रहा है, तेजी करेंगे? देखिए अगर आप आईटी स्पेस की बात कर रहे हैं हेमंत, तो सबसे बढ़िया स्टॉक इसके अंदर इन्फोसिस ही लग रहा है, जहां एकदम क्लैरिटी है ट्रेंड की। अगर किसी को आईटी स्पेस में कुछ खरीदना है तो इन्फोसिस को खरीदना चाहिए। एंड पीसी सेक्टर से अगर बच के रहना चाहिए तो वो फार्मा स्पेस है। हेमंत जी आप देखिए ग्लेनमार्क फार्मा में जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, एक पॉजिटिव न्यूज आई है, बट स्टॉक डिक्लाइन कर रहा है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण है जो ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जो बैन हुए हैं, इसको ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए काफी नेगेटिव है। और इसके चलते एंटायर फार्मा स्टॉक जो हैं, कई स्टॉक जिनके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी थी, नए हाइट के कैंडिडेट थे, उनके अंदर भी कल और परसों में अच्छे रिवर्सल बने हैं। तो मेरा तो मानना है फार्मा में थोड़ा सचेत होने की जरूरत है, किसी तरह की बॉटम फिशिंग एज ऑफ नाउ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और ये हेमंत शुरू हो गए शुगर शेयर वापस सुबह सुबह? जी हाँ, रेणुका 2%, बलरामपुर 2%, बजाज हिंदुस्तान 3.5%, धामपुर 4.5%, ये सबके सब ऊपर है। तो शुगर शेयरों में मतलब मौका मिलते ही लोग खरीदारी करना शुरू कर चुके हैं। छोटी टिकट साइज के शेयर आप देखिए किस तरह से आज एक्शन में है। आईटीआई अब आप देखिए 4-4.5% ऊपर, कल भी मैं देख रहा था दोपहर में करीब 7% की तेजी इसमें बनी थी। एचएमटी में भी 6-7% की तेजी बनी थी। छोटी छोटी टिकट साइज के शेयर देखिए आज किस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और चीनी में कल भी हमने देखा था ग्लोबली जो दाम बढ़े हैं उसका फायदा यहां पर जरूर मिल रहा है। चलिए एक चार्ट्स पर राय ले लेते हैं, पूछते हैं। राकेश ये बताइए इस पैक में सबसे अच्छा प्रदर्शन अब आगे यहां से कौन दिखाएगा? एक बेहतरीन रैली तो हो चुकी है, यहां से आगे कौन सी स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिख सकता है जिसमें?
हेमंत जी, एंटायर शुगर स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं और सभी में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो दो स्टॉक्स मुझे ऐसे लगते हैं जिनमें एक मौजूदा स्तरों पे पोजीशन ली जा सकती है। एक है आंध्रा शुगर, जिसमें मुझे लगता है 153, 155 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और दूसरा है बलरामपुर चीनी, जिसमें काफी स्ट्रांग चार्ट पैटर्न है और इसमें मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 115, 116 के स्तर देखने को मिल सकते हैं ऊपर। अच्छा, ये आज स्टॉक्स के चक्कर में हम आपसे निफ्टी, बैंक निफ्टी पे बात करना तो रह गया। 15,500 पर इस वक्त बैंक निफ्टी है। आदित्य बताइए, अब इन लेवल पर क्या करें, शॉर्ट या लॉन्ग? अनिल जी, बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि और यहाँ से 50 से 70 पॉइंट एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर 15,600 के आसपास आता है तो वापस एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 15,750। नीचे में अगर 15,400, 15,200 आता है तो वहां पे शॉर्ट पोजीशन से प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। अनिल, आप देखिए एफएनओ में टॉप 10 लूजर्स में 10 शेयर फार्मा सेक्टर से हैं। बायोकॉन, औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा, ल्यूपिन, वोखार्ड, ग्लेनमार्क। तो फार्मा शेयरों के लिए ये हफ्ता शायद ऐसा हफ्ता है जो इससे खराब कभी नहीं हो सकता था इनके लिए। हर तरफ से खराब खबरें आती हुई, चाहे वो यूएसएफडीए से हो, चाहे वो जो राकेश कह रहे थे और दूसरे घरेलू बाजार सारी दवाएं बंद कर रही है। जी हाँ, तो हर तरफ हम जिन्हें लेने के हम आदी हो चुके हैं। जी हाँ, मतलब हमें एक्चुअली सही बताऊं तो नाम ही इन्हीं दवाओं के याद है जो सब बैन हो रही है, अदरवाइज तो पहले बाकी मुश्किल दवाओं के तो नाम भी याद नहीं है। बिल्कुल। और आप देखिए हर तरफ से खराब खबरें आती हुई। ये बताइए, अगर एक शेयर अभी भी शॉर्ट साइड पर जाना हो आदित्य, तो कौन सा स्टॉक होगा जो और नीचे के डाउन साइड दिखा सकता है? क्योंकि फार्मा सेक्टर देखिए ओवरवेट सेक्टर था। जिसे पूछिए एक ही सेक्टर खरीदारी करने की राय देते थे पहले, और वो था फार्मा, और अच्छा प्रदर्शन, अच्छे रिटर्न्स इन्होंने कमाकर भी दिए हैं। अब कौन सा शेयर शॉर्ट करना चाहिए? मुझे लगता है फार्मा में अगर किसी को शॉर्ट करना है तो अभी भी सन फार्मा ने आज ही ब्रेकआउट दिया है 820 के नीचे, तो इसके अंदर अभी भी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, चल सकते हैं। इसके अंदर काफी भी गुंजाइश है नीचे गिरने की। इंटरडे या एक दो दिन के हिसाब से किसी को करना है तो सन फार्मा में करंट लेवल से शॉर्ट करिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 835 एंड टारगेट विल बी 790। अच्छा, एक फटाफट ये एनएमडीसी पर राय दे दीजिए आदित्य जरा, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, स्टॉक 2% लगभग ऊपर है और अभी अभी सुबह खुलते ये स्टॉक तो सुस्त है, कभी कोई काम ही नहीं करता इसमें, लेकिन अभी 3 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, 3.25% ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है। एनएमडीसी में क्या हो रहा है? वेल, एनएमडीसी में देखें अनिल जी तो 97, 98 के आसपास काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक उसके ऊपर निकलता है तो वहां से काफी अच्छा अपमूव मिल सकता है, जो कि स्टॉक को 104, 105 तक लेके जा सकता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन अगर किसी को फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करनी है तो मेरी सलाह रहेगी कि 98 के ऊपर नीचे टारगेट ऑफ 105 और नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 94 का। राइट, चलिए, तो ये राय एनएमडीसी पर नजर रखिएगा। इस शेयर पर आज अच्छी तेजी ये दिखा सकता है। यहां से भी आज वैसे भी मेटल्स, माइनिंग स्टॉक्स का दिन है। ग्लोबली जिस तरह से एक अच्छी रैली बनी है। शुक्रिया आदित्य आपका, मयूरेश और राकेश आपका भी धन्यवाद समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाजार पर नजर रखिए, 80 अंक की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। अच्छी बात है ये है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में है। एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब करीब 2 बढ़ने वाले शेयर हैं और 7,500 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है। मिड कैप्स में भी तेजी बनी हुई है। बैंक निफ्टी भी अभी तक हरे निशान में कारोबार कर रहा है, तो सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। भारतीय शानदार। आप देखिए बैंक निफ्टी में जो पोजीशन बन रही है वो बहुत ही बेहतरीन है। मैं वही देख रहा था अभी जब आप बात कर रहे थे, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जैसे बढ़ा है बैंक निफ्टी में लगभग 5.5%, 1 लाख शेयर जुड़ गए अभी अभी बैंक निफ्टी में, जबकि उसके सामने निफ्टी में मुश्किल से 1% बैंक ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो इसका मतलब साफ है कि लोग तेजी करने के लिए बैंक निफ्टी की तरफ फोकस कर रहे हैं। चलिए, हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है, लेकिन उसके बाद अब हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं आदित्य बिरला मनी के नेशनल डेरिवेटिव हेड हेमंत ठुकराल को। और हेमंत से हम आज एक खास बातचीत करने वाले हैं, वो ये कि हेमंत पिछले 2 सेशन में ये देखिए हो क्या रहा है। इनफैक्ट 2 सेशन तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर 2 सेशन में बड़े मूव आए, 100 पॉइंट के इंटरडे में निफ्टी में खुलता नीचे तो बंद ऊपर होता है, ऊपर खुलता है तो नीचे बंद होता है। जबरदस्त वॉलेटिलिटी हो रही है, क्यों हो रही है और ऐसे में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन फेज है
आफ्टर सो मच मूविंग अप, जो एक मूवमेंट हमने देखा उसको अब वो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, और थोड़ा सा इंडिविजुअल स्टॉक्स का इफेक्ट भी अलग हो रहा है। बट ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछें, दो जो अहम चीजें हम हमेशा देखते हैं कि राइटर्स की पोजीशंस किस तरह से इस समय बनी हुई हैं। पुट राइटर्स 7000 से 74 पे शिफ्ट हुए हैं, तो दे हैव गेन्ड मोर स्ट्रेंथ, तो बेस निफ्टी का ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। और 75 और 76 के कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो डटे हुए हैं, अभी तक कोई मेजर अनवाइंडिंग वहां देखने को नहीं मिली है। और अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज से देखें तो 75 का जो एवरेज कॉल राइटिंग प्राइस था वो था 52 से 55 रुपए का। तो बहुत क्लियर है कि जब तक बाजार 7550 या 555 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा या क्लोजिंग नहीं देगा, मुझे नहीं लगता उस कॉल राइटर्स में अनवाइंडिंग आएगी। तो अगर बाजार 7555 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मेरे ख्याल आपको 7630 और 7680 देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव हो रहा है ट्रेडर्स के लिए, तो ट्रेडर्स को हर डिप पे बाय करना चाहिए जब तक 7430 वायलेट नहीं होता है, क्योंकि अब 74 पुट राइटर ही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा जो वॉलेटिलिटी या कंसोलिडेशन फेज मैं देख रहा हूं वो पॉजिटिव साइड में ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा हैं। और मुझे अभी भी लगता है कि कुछ भी डिप आए आप बाय कीजिए 7430 के स्टॉप लॉस के साथ। इवेंचुअली मार्केट 7630 और 7680 की तरफ जा रही है। अच्छा हेमंत, मुझे एक चीज का डर लग रहा है, क्योंकि जब करेक्शन हुआ था और बजट के दिन हमने जो लो बनाया 6825 का, आपको याद होगा 7000 के नीचे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में गया नहीं, हमेशा 7000 पर बना रहा। हमने कई दिन 7000 के नीचे की क्लोजिंग भी देखी, 7000 नीचे के लगभग 250 पॉइंट नीचे के लेवल भी देखे। फाइनली बाजार वहां से घूम गया, ऊपर आ गया, क्योंकि उस लेवल से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नीचे शिफ्ट नहीं हुआ। सेम सिचुएशन अभी यहां हो रही है। आप देखिए 7500 पर जो कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ वो शिफ्ट नहीं हो रहा है। इतने दिनों की मशक्कत के बाद भी कई बार हम क्लोजिंग दे चुके हैं, कई बार ऊपर आ चुके हैं। पिछले हफ्ते हमने 7500 के ऊपर ही क्लोजिंग दी थी शुक्रवार को, आज भी शायद उसके ऊपर हो। तो फिर ये एक डर है कि कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां से बाजार फिर से घूम जाएंगे और 300-400 पॉइंट निकल जाएगा निफ्टी पे। देखिए अनिल जी, वो एक चीज है जो हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 75 और 76 के जो कॉल राइटर्स हैं वो अभी तक डटे हुए हैं, वो पोजीशंस चेंज नहीं हो रही हैं। बट मेरा ऐसा मानना है अनिल जी, अगर आप थोड़ा सा दो तीन सेशंस देखें कि 75 की पुट में एडिशन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अगर 75 का पुट का एडिशन कॉल से ज्यादा हो जाए तो भी एटलीस्ट ये हो जाएगा कि ये बाजार ज्यादा नीचे यहां से नहीं जाएगा, एक बेस शिफ्ट हो जाएगा। तो वो भी नजर रखना बहुत जरूरी है। और अगर 75 की में कॉल राइटिंग अनवाइंडिंग शुरू हो जाए तो फिर तो बाजार बहुत ही अलग ऑर्बिट में चला जाएगा। तो और उसके लिए बहुत जरूरी है कि बार बार बाजार 7550 के ऊपर क्लोजिंग दे। तो मेरे हिसाब से 1-2 दिन जो है वो बहुत अहम है, लेकिन बेस डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पहले भी कहा मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो और सेंटीमेंट जरूर पॉजिटिव टर्न होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सेंटीमेंट पॉजिटिव टर्न होता हुआ नजर आ रहा है। बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, बस चाहिए क्या 7550 के ऊपर बार बार क्लोजिंग निफ्टी में। ये तो बात हुई निफ्टी बैंक निफ्टी की, लेकिन अब कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं। एक सेक्टर जो इसने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया है वो है शायद मेटल पैक। आप देखिए इस महीने वेदांता जैसे शेयर 26% की रैली दिखा चुके हैं, हिंडाल्को 21%, टाटा स्टील 20%। मेटल पैक में जो जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, हेमंत आप इसे किस तरह से रीड कर रहे हैं? ग्लोबली जो सुधार देखने को मिला है उसका फायदा भारतीय लिस्टेड मेटल कंपनियों को मिल रहा है, क्या यहां से और रैली ये जा सकती है या आप थकेगी? देखिए दो चीजें मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये रैली जो आई है इसमें बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर पाए हैं, क्योंकि बहुत लोग मेटल्स से बहुत दूर थे और सडनली ये रैली आ गया, स्पर्ट अप आ गया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये रैली एकदम से खत्म नहीं होगी, थोड़ा सा भी करेक्शन आएगा, बार बार इन स्टॉक्स में बाइंग आएगी, क्योंकि अभी ये स्टॉक्स पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं और लगातार ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे ऐड कर रहे हैं। हाँ, स्टॉक सिलेक्शन अभी भी जरूरी है मेरे हिसाब से। जैसे हमारा लॉन्ग आइडिया है JSW स्टील, इस पैक में हमें लगता है कि 1170 और 1175 अब ये वायलेट नहीं करेगा और ऊपर की साइड 1230 से 1240 का टारगेट टेस्ट करेगा। टाटा स्टील दूसरी तरफ 310 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर प्रेशर है,
तो शायद 305 306 पे जाकर हर बार आपको प्रॉफिट टेकिंग में देखने को मिलेगी, बट वो भी 288 290 के नीचे जाता हुआ हमें नहीं लग रहा है। अच्छा, ये बताएं हेमंत की निफ्टी से बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत दिख रहा है क्या? और दूसरी बात, जो बैंक निफ्टी में जरूर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ है 15,500 से 16,000 की तरफ, तो क्या इस एक्सपायरी के पहले 16,000 आ सकता है बैंक निफ्टी में, या फिर वो 5 अप्रैल को पॉलिसी के आसपास अगली सीरीज में ही दिखेगा? देखिए अनिल जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है और ट्रेडिंग इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में ज्यादा शिफ्ट हो गया है। उसके दो अहम रीजन है। पहले कि अगर आप हैवी वेट्स देखिए बैंकिंग के, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, तीनों ही स्टॉक्स में पुट राइटर्स ने कॉल राइटर्स को ऊपर की तरफ फोर्सफुली शिफ्ट किया है। आप आईसीआईसीआई बैंक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में 210 220 दोनों ही कॉल राइटर्स को आपने शिफ्ट किया है 230 240 में, और कल 230 में भी अनवाइंडिंग थी। एक्सिस बैंक 420 से 440 की तरफ शिफ्ट हुआ और स्टेट बैंक 170 180 वाला 190 200 में। तो मेरे ख्याल वहां अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, क्योंकि हैवी वेट्स अभी तक कोई भी बहुत बड़ा प्रॉफिट टेकिंग का जो सिनेरियो है वो नहीं दिखा रहा है। तो अगर 15,250 15,300 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकता है और कल का हाई अगर निकाल लेता है विच इज 15,750, मेरे ख्याल से 16,000 आ सकता है। बट उसमें भी मैं ये बोलना बहुत अहम चाहूंगा कि बेस शिफ्ट हो चुका है ऊपर की तरफ। आप 15,000 पुट राइटर्स का देखिए ज्यादा स्ट्रेंथ आ रहा है, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ही निफ्टी को मेन सपोर्ट देगा और 15,250 के नीचे नहीं जाना चाहिए इस एक्सपायरी में। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है बैंक निफ्टी पर। सर शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए CNBC आवाज पर आकर ये शानदार रणनीति स्टॉक सेक्टर्स पर हमसे बात करने के लिए। और अब बात करते हैं बाजार के दो और बड़े दिग्गजों से। AQF एडवाइजर्स के नितिन रहेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही जुड़ चुके हैं HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ सेल्स पराग ठक्कर जी भी। आप दोनों का ही स्वागत है। पराग, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, ये बताइए, बार बार हम देखते हैं 7,550 के पास जाने की कोशिश करता है, क्लोज नहीं आ पा रहा है बाजार में, तो थोड़ा बुल्स रुके हुए हैं फ्रेश तेजी करने से पहले, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के संकेत काफी अच्छे हैं। कैसे अप्रोच करेंगे गिरावट में? हर डिप्स में खरीदारी करनी चाहिए क्या इस समय? मैं इसको दो तरह से देखी तो फंडामेंटली जो तीन बड़े कंसर्न थे, यूएस फेड रेट हाइक, क्रूड ऑयल की प्राइस जो बहुत ज्यादा गिर गई थी जिससे एक डर था कि कहीं कोई डिफॉल्ट हो जाएगा और जिसकी वजह से जो सेफ हेवन और टोटल रिस्क ऑफ ट्रेड हो गया था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया बिकॉज क्रूड $40 की तरफ आ चुका है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इन्वेंट्री अभी भी ज्यादा है, फिर भी $40 पर टिका हुआ है। तो वो जो सेफ हेवन वाला पैसा जो है वो थोड़ा सा इक्विटीज में ग्लोबली आया है। और प्लस बिकॉज की बहुत स्केप्टिसिज्म था नीचे के, जब 6,800 7,000 की निफ्टी थी, या तो ग्लोबल मार्केट में ही हर मार्केट में, तो मेरे ख्याल से इक्विटी अंडर ओन्ड है ग्लोबली। तो उसकी वजह से जैसे जैसे रैली होती रहेगी, आई थिंक नए बिलीवर्स आते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से अच्छा बेस सेट हो चुका है, अच्छा फ्लोर सेट हो चुका है और यहाँ से सिलेक्टिवली डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ओके, खरीदारी करें, घबराए नहीं, ये राय है पराग ठक्कर साहब की। नितिन जी, आपको क्या लग रहा है, बैंकिंग शेयर में खरीदारी का मौका अभी भी बचा है क्या, खासतौर से 5 अप्रैल की पॉलिसी के पहले? और क्या आपको उम्मीद है कि ब्याज दरें घटेंगी? देखिए, उम्मीदें तो है कि ब्याज दर घटेगी, पर अगर आप 25 बेसिस पॉइंट की बात करें तो मेरे हिसाब से वो मार्केट में ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है। पर अगर उससे ज्यादा हो जाता है, समझो 50 बेसिस पॉइंट अगर गवर्नर दे देते हैं, तो ये मेरे हिसाब से मार्केट में अभी तक फुली डिस्काउंटेड नहीं है और उसमें आपको शायद एक फिर आपको एक रैली दिखाई पड़े। क्लियरली हमने जो देखा है, जो आफ्टर जनवरी और फरवरी के जो टर्मोइल के बाद थोड़ा सिचुएशन स्टेबलाइज नजर आ रहा है और अभी एक काफी सारे जो शार्प बॉटम से आपने रैली देखी, मोस्ट पीपल मिस्ड आउट ऑन दैट रैली। तो अब काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, इसलिए आपको मार्केट एक तरफ से एक बहुत नैरो रेंज में दिख रहा है, क्योंकि ना ऊपर जा पा रहा है इन द शॉर्ट टर्म, पर नीचे की तरफ लोग काफी खड़े हुए हैं जो एंट्री करना चाहते हैं, जिन्होंने मिस कर ली पूरी रैली। तो एक तरफ से एक ये बाय ऑन डिप्स टाइप ऑफ सिचुएशन हो चुका है मार्केट में, तो आपको काफी सारा इन्वेस्टमेंट नजर आएगा मार्केट में इन द शॉर्ट टर्म, जब अगर मार्केट करेक्ट भी होता है। मेरा मानना है कि ये अभी भी हम एक रेंज में है। डोमेस्टिक फैक्टर्स
ज्यादा प्ले आउट करेंगे अब आगे जाके, चाहे वो क्रेडिट पॉलिसी है, अर्निंग्स है या मॉनसून है। दीज विल बी 3 की फैक्टर्स टू वॉच आउट। ये 3 बड़े की फैक्टर्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन नजर रखिए इस समय बाजार पर भी मिड कैप इंडेक्स देखिए किसी भी वक्त लाल निशान में आने का इंतजार कर रहा है। हर निशान से बाजार में ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी का भी आप देखिए जो पार्टिसिपेशन था वो थोड़ा ठंडा होता हुआ इस समय नजर आ रहा है। लेकिन एक सेक्टर जो आज भी कमजोर है और इस हफ्ते सबसे ज्यादा कमजोर था, उसी पर बात करूंगा पराग जी और आपसे राय लेना चाहूंगा। ल्यूपिन देखिए इस हफ्ते 13% नीचे, आज भी 4% का बड़ा कट सीएलएसए के जो डाउनग्रेड आया उसके बाद। सन फार्मा 7% इस हफ्ते नीचे, डॉक्टर रेड्डीज में 4% की कमजोरी। इस सेक्टर पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है, कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए जब ये सेक्टर न्यू हाई मर रहा था और जब सन फार्मा 1200, ल्यूपिन 2100 था, तब से मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा यूफोरिया हो गया था। बिकॉज इस बिजनेस में आप ऐसा नहीं समझ सकते हो कि हर साल 20-25% ग्रोथ होता ही रहेगा। एक तो रेगुलेटरी रिस्क है, दूसरे प्रोडक्ट अप्रूवल्स लेट होने की वजह से कभी कभी जो ये क्वार्टर में आना है वो 3 क्वार्टर के बाद आएगा, तो उसकी वजह से भी चेंजेस होते रहते हैं। और प्लस अभी रेगुलेटरी हर्डल्स बहुत आ रहे हैं, सारी कंपनियों में आ रहे हैं। तो लेकिन मेरे हिसाब से जब इतने हेडलाइंस खराब हो तब थोड़ा सा अच्छी ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए। ये एक अच्छा मौका है कि पूरा ही सेक्टर डाउनग्रेड हो चुका है। और इस सेक्टर से निकलकर क्या लोग सीमेंट में पैसा लगा रहे हैं, क्या ये सेंस आपको मिल रहा है? क्योंकि आप देखिए सीमेंट शेयरों में क्या तेजी देखने को मिल रही है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट ऐसा है कि अभी सीमेंट में नॉर्थ और वेस्ट में डिमांड अच्छी है। गुजरात में कुछ जनवरी में मैंने सुना कि सबसे हाईएस्ट सीमेंट बिका है, 18 रुपए प्रति बोरी दाम प्लस भाव बढ़े हैं। तो ये ट्रेड शिफ्ट होते रहते हैं बिकॉज मार्च क्वार्टर सीमेंट कंपनी का रिजल्ट अच्छा लग रहा है और फार्मा में ये प्रॉब्लम है। तो वो लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आप तो आपको उसी सेक्टर में अच्छी कंपनियों में खरीदारी करनी चाहिए जहां प्रॉब्लम है। जैसे कि एयरलाइंस में प्रॉब्लम था तो शुगर में प्रॉब्लम था। शुगर में कोई नहीं देखता था जब शुगर ऑलरेडी $11 से $14 एक बार हो चुका था। बिल्कुल। और लेकिन फिर भी तब बलरामपुर चीनी 45 रुपये में मिल रहा था। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो सेक्टर में प्रॉब्लम आता है वहीं पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को खरीदारी करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, ट्रेडिंग के लिए आप नहीं ले सकते हो फार्मा अभी, क्योंकि नेक्स्ट टिक नीचे ही लगने वाला है, आपको पता है। बट अगर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना हो तो ऐसे प्रॉब्लम सेक्टर में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर धीरे धीरे से अपना पोर्टफोलियो सिप्ला हो, ल्यूपिन हो, सन फार्मा हो, मेरे हिसाब से ये भाव से देखना चाहिए। भले 5-7% और घटेंगे। आपने यही बिकॉज यू आर राइडिंग अगेंस्ट। और बैंकों में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। मैं बैंकों में यही कहता था कि सिप करो। ऐसे SBI 150 था, ICICI बैंक 185 था। तो बिल्कुल। तो जो तेजी हुई है मतलब वहां से उस समय सबको लग रहा था कि 125 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो वही होता है कि जब बहुत ज्यादा हेडलाइंस खराब हो तब डेफिनेटली उस सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स लेने चाहिए। तो सीमेंट की आप बात कर रहे थे, सीमेंट राजस्थान में जो मेरा नेटिव प्लेस है वहां पे कम से कम 7 सीमेंट प्लांट है। और मेरे एक फ्रेंड की फैक्ट्री है, वो ये पोली बैग जो सीमेंट के बैग्स होते हैं ना, वो बनाते हैं। वो बोले 3 शिफ्ट में काम चल रहा है और सीमेंट कंपनियां डिमांड ड्राफ्ट लेके सामने खड़ी की जैसे ही बैग निकले हम पहले लें। मतलब इतनी डिमांड है और सरकार की तरफ से जबरदस्त डिमांड है। तो अगर इस तरह की डिमांड है तो सीमेंट शेयर भाग रहे थे शायद। तो सीमेंट का ये क्वार्टर बहुत ही अच्छा है और आगे जाके भी अगर अफोर्डेबल हाउसिंग, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ये सब में गवर्नमेंट बड़ा स्पेंड करने वाला है तो धीरे धीरे सीमेंट के लिए आउटलुक बहुत अच्छा होता जा रहा है। सीमेंट में प्रॉब्लम यह है कि लार्ज कैप में स्टॉक्स बहुत महंगे हैं, लेकिन फिर भी अल्ट्राटेक एज ए सेक्युलर बाय आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो बिकॉज उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज इतना ज्यादा है। और मिड कैप में जैसे आपने जो रीजन की बात की, वहां सांगी इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी है, सो वो हमारे कवरेज में है और उनसे भी यही मतलब जानने को मिल रहा है कि डिमांड काफी अच्छी रही है और प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो नियर टर्म आउटलुक बहुत अच्छा है। चलिए, तो नियर टर्म आउटलुक सीमेंट कंपनियों का काफी अच्छा है और पराग को पसंद है सांगी इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर आप जरूर नजर रखिएगा। पराग जब किसी शेयर की बात करते हैं तो उसमें एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है। इस शेयर पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए आज के सत्र में। लेकिन इस समय आप देखिए मिड कैप इंडेक्स जिस पर मेरी नजर है वो हल्के हल्के करके लाल निशान में आ रही है। यहां पर थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी अभी भी हरे निशान में बना हुआ है, बैंक निफ्टी हर निशान में है लेकिन अपने डेज हाई से थोड़ा सा नीचे आता हुआ। नितिन जी, आपसे राय लेना चाहूंगा टेलीकॉम पैक पर। ये पैक जो है देखिए हर रोज खबरों में रहता है, सुर्खियों में रहता है और ज्यादातर समय खराब खबरों में रहता है। काफी कम समय होता है जब ये अच्छे खबरों में रहता है और आज का दिन दरअसल वैसा ही है। एक छोटी सी रिलीफ मिली है इनको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितना हट जाने की बात TRAI ने कही है वो थोड़ी ज्यादा है, उसके ऊपर पुनः विचार करें। ये बताइए टेलीकॉम शेयर जिनके पास हैं उछाल में
बेच देने चाहिए, निकल जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है वैल्यू यहां पर भी है? देखिए, अगर आप टेलीकॉम क्षेत्र को देखें, इसके ऊपर जो रेगुलेटरी ओवरहैंग है वो क्लियरली अभी भी है। और दूसरा जो इनकी जो बैलेंस शीट्स है, जो नया स्पेक्ट्रम का जो उन्होंने पे आउट किया है, वो अभी भी उनकी बैलेंस शीट काफी ब्लोट हो चुकी है बिकॉज ऑफ दोज डेट्स। तो मेरा मानना ये है, हाल फिलहाल इस क्षेत्र से आप थोड़ा सा वेरी रहिए। और दूसरा, आपको एक और संकेत मिल जाता है कि जब आप देखते हैं टेलीकॉम में काफी सारे डील्स हो रही हैं, तो काफी सारे प्रमोटर्स अब बेचने पे लगे हुए हैं अपने क्षेत्र। तो मेरे हिसाब से हाल फिलहाल इस सेक्टर से अगर आप दूर रहे तो बेटर है। ओके, दूर रहना चाहिए टेलीकॉम में। अगर ये राहत भी है तो छोटी है, बहुत बड़ी, लेकिन मेटल और कमोडिटी स्टॉक्स क्या खरीदने का मौका देता है? जिस तरह से बैंक पिटे थे वैसे ये भी पिटे है, लेकिन इसमें अभी अच्छी एक रैली ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसमें सबसे अच्छा जो शेयर है मेरे हिसाब से वो हिंदुस्तान जिंक है, बिकॉज जिंक ऐसी कमोडिटी है जिसमें आगे जाके सप्लाई कंस्ट्रेंट रहेगी। कल भी किसी ने रिकमेंड किया था, कल एक्सपर्ट कह रहे थे, प्रकाश दीवान। जी हाँ, प्रकाश, हाँ। तो उसमें क्या है कि कंपनी के पास 32,000 करोड़ कैश है और लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंक इन द वर्ल्ड है, ओनली प्रोड्यूसर ऑफ जिंक इन इंडिया है। और प्लस जिंक का भाव अगर आप देखें तो लास्ट में गिरा था जब पूरी मेटल नीचे आ रहे थे, बिकॉज जिंक में ऑलवेज सप्लाई कंस्ट्रेंट तो है ही। तो वो सब चीजों को देखते हुए हिंदुस्तान जिंक एक अच्छा शहर है। और मिड कैप में मैं बोलूंगा कि मॉइल, जैसे हमने पहले भी बात हुई थी कि आई थिंक उसका शेयर का भाव 205-207 के आसपास है और 185 रुपीज पर शेयर कैश है कंपनी में। तो मार्च का महीना है तो शायद डिविडेंड या बायबैक ऐसा भी कुछ आ सकता है। गवर्नमेंट भी फिस्कल डेफिसिट के लिए पैसा चाहती है तो है, और इसमें केपेक्स काफी कम है। इनफैक्ट उसका इंटरेस्ट इनकम जो है वो 270 करोड़ का है साल का, और उसका केपेक्स खाली 150 करोड़ का है। तो ऐसी कंपनियों में और प्लस मैंगनीज ओर के भाव भी नीचे से 50% बढ़ के आए हैं और ग्लोबली काफी सारी मैंगनीज ओर माइंस बंद हुई है। तो ये एक शेयर भी मेटल में ध्यान रखने जैसा है। और आज ही एक बड़ी खबर आई है मोइल के लिए, मैं वो सुबह पढ़ ही रहा था। हाँ, उनको कुछ माइंस ग्रांट हुई। हाँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से बड़ी माइंस की लीज मिली है इनको। देखिए कितना, 48,974 हेक्टर, मतलब ये तो बहुत बड़ी, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में इन्हें एक माइनिंग की लीज मिली है और इसलिए शायद सुबह से स्टॉक अच्छा एक्शन में। और हिंदुस्तान जिंक की जो आप बात कर रहे थे, ये जिंक तो बनाते हैं, साथ में चांदी भी निकलती है, तो सिल्वर के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो ये इंटरेस्टिंग है। तो ये वो पूरा का माइनिंग मेटल्स का सेक्टर है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। लेकिन जैसा कि मैं आपको 15 मिनट पहले बता रहा था, जब हमारे एक्सपर्ट पराग हमारे साथ शो पे जुड़े थे, उन्होंने कहा था सांगी इंडस्ट्रीज, और मैं आपसे कह रहा था कि देखिए जब वो शेयर रिकमेंड करते हैं तो आपको ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। अब 8% मजबूत है ये स्टॉक, 1 लाख शेयरों का वॉल्यूम मैं देख रहा था, ये रिलायंस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में मैंने देखा इस स्टॉक को। तो इस स्टॉक पर नजर अभी भी रखिएगा। फिलहाल कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और हम पूछेंगे। ये बताइए, इसके अलावा ये तो आपने एक मिड कैप बताया, और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको इस समय पसंद है? महाराष्ट्र का बजट आज है, केरला का, कर्नाटका का बजट है, कोई उससे रिलेटेड स्टॉक या थीम्स पर आपकी नजर? तो उसमें इरिगेशन है, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिनोलेक्स इंडस्ट्री जैसे स्टॉक है जिनको इरिगेशन की स्पेंडिंग जब बढ़ेगी तब बहुत फायदा होता है। तो मैंने देखा कि गुजरात बजट, इरिगेशन बजट में इरिगेशन कैपेक्स डबल हुआ है, तेलंगाना में 3 गुना हुआ है, 25,000 करोड़। तो महाराष्ट्र में भी अगर, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम है, और जो सबसे ज्यादा किसानों के सुसाइड के मामले हैं वो सब महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा। तो वो पिछले 2 मानसून काफी खराब भी रहे, तो उसी के चलते हुए डेफिनेटली ये एक प्लस कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है कि 60% डिविडेंड पे आउट देना है, 2 या 3 साल में कंप्लीटली डेट फ्री हो जाना है, और प्लस 40% कैपेसिटी बढ़ानी है, और उनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग है। तो ये सभी चीजें पॉसिबल लग रही है। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ये वो स्टॉक है जिसको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है बिकॉज ऑफ ये जो 2 साल के मानसून के चलते हुए डेफिनेटली इरिगेशन के ऊपर फोकस ज्यादा होगा। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज एक बार भाव देखते हैं कैसे चल रहा है वो शेयर। फिनोलेक्स केबल्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, 2 ये स्टॉक्स हैं, लेकिन पराग बात कर रहे हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की जो पाइप बनाने का काम करती है, इरिगेशन का जिसमें इस्तेमाल होता है। एक बार देखते हैं पराग जी, और भी कोई शेयर बोलना तो बोल दीजिए, अभी आपको ऐसा कुछ नहीं, ये वो स्टॉक है जी। बट आज आपका दिन है, देखिए पराग का दिन जनरली होता है जब पराग बताते हैं कि मोइल 7% ऊपर। एक मेरे को तीनों लिस्ट लाइए, एक तो मोइल, दूसरा सांगी इंडस्ट्री,
डबल डिजिट में 13% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक 3% ऊपर। ये सुस्त स्टॉक है, 3% पूरे हफ्ते भर में नहीं हिलता। हाँ, तो और मॉयल भी आप देखिए, और मॉयल देखिए 6% फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक जब खबर आई थी मॉयल की सुबह से तो ये 2% ऊपर था, लेकिन पराग ने जब कहा कि ये स्टॉक पसंद है पराग को, तो आप देखिए 6-6.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये वो स्टॉक्स हैं, एक बार फिनोलेक्स पर भी नजर डालें, देखिए अब वो शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर रहा है। जी हाँ, अब 3.5% की मजबूती इस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है, तो इस शेयर पर भी आपकी जरूर नजर होनी चाहिए। नितिन, ये बताइए इस समय कौन सा सेक्टर आपको सबसे अच्छा लग रहा है निवेश के लिहाज से, लॉन्ग टर्म के लिहाज से, जहां आप खरीदारी करने की राय अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं? देखिए, हमारा मानना यह है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखें तो वहाँ पे अभी मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो पीएसयू बैंक्स अब मेरे हिसाब से ऑल्दो एक शॉर्ट रैली आपने ऑलरेडी देखा है, पर जो ये जो फुल क्लीन अप जो हो रहा है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें दो तीन चीजें नजर आ रही हैं। एक तो अभी फाइनली हमको उनके बुक का अंदाजा होगा, और जिस हिसाब से इनकी जो वैल्यूएशन डिस्काउंट्स अभी भी चल रही हैं वो थोड़ा सा नैरो होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी जो रिस्ट्रक्चरिंग, काफी सारे बैंकों ने कहा है कि वो not only will they be waiting for the government infusion, but they will be doing restructuring in form of selling assets and everything. So I think all of that put together is going to really see that this sector will start showing, plus the rate cuts will also help them and so forth. तो एक तो PSU बैंक का सेक्टर जैसे आपने कहा, दूसरा जैसे हमने कहा कि कॉन्ट्रेरियन बेट अगर आप लेना चाहें तो जैसे फार्मा सेक्टर में जो आज ओवरहैंग है, ये काफी बड़ी कंपनियों पे भी इफेक्ट आया है, जिसके बारे में हमने बात की। तो वहाँ पे आप एक कॉन्ट्रेरियन बेट लॉन्ग टर्म ले सकते हैं। बिसाइड्स दैट एनबीएफसी सेक्टर है वो हमें पसंद है, वहाँ पे अभी भी हमें ग्रोथ अच्छा नजर आ रहा है। ओके, तो ये राय है इन तमाम शेयरों पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। वक्त है आप दोनों से विदा लेने का। परागी और नितिन जी, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार फिर से रिकवर करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, संभलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी पर ही नजर रखिए, जब तक बैंक निफ्टी कमजोर ना हो घबराने की जरूरत नहीं। गिरावट में खरीदारी का मार्केट है फिलहाल 50 अंक ऊपर सेंसेक्स। पहला सुबह में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद नजर होगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। कच्चे तेल में आज किस तरह का एक्शन एमसीएक्स पर दिखेगा, इस सब पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। ब्रेक के बाद हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।